अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है अपने चैप्टर सीएनएस डिप्रेसेंट्स, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बारबिचुरेट्स को और बेंजोडाइज़ेपिन्स को पढ़ लिया है। आज हम लोग बस पायरोन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सीएनएस स्टिमुलेंट्स को, राइट। यानी कि ऐसी ड्रग्स जो क्या हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है, यानी कि जगा देती हैं, उसको ताज़ा रखने की कोशिश करती हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बसपायरोन की। बसपायरोन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइज़ेपिन से, एक्सेप्ट ये कि बसपायरोन को हम लोग एंटी कन्वल्सेंट और मसल रिलैक्सेंट के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट भी नहीं होता और मसल को ये रिलैक्स भी नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी डिसऑर्डर जो है सिर्फ उसके इलाज के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एनेक्सियोलिटिक ड्रग है ये, ठीक है, जिसको मतलब एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसको हम लोग कतन एंटी कन्वल्सेंट या फिर मसल रिलैक्सेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, राइट। अगर हम लोग फार्माकोडायनामिक्स की बात करें तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स की थी या बारबिचुरेट्स की, कि क्या करते थे कि गाबा रिसेप्टर के जो पर जो गाबा की बाइंडिंग थी उसको ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। यानी कि गाबा की जो अटैचमेंट है या बाइंडिंग है गाबा रिसेप्टर के साथ, उस चीज़ को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे हमारे बेंजोडाइजेपिन्स और बारबिचुरेट्स कर रहे थे, राइट। और इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो फार्माकोकाइनेटिक्स भी बसपायरॉन के बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स की थी या बारबिचुरेट्स की। लाइक आप लोग कहते हो दिस वन, आप लोग बात कर रहे हो कि इसको ओरली लिया जा सकता है, लिपोफिलिक होती है यानी कि लिपिड लवर है, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है। ये ओरली एब्जॉर्ब होती है, यानी कि ओरली लेते हैं तो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी, आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से फैल भी जाती है और फिर बाद में मेटाबोलाइज हो जाएगी लिवर में, और मेटाबोलाइज होने के बाद जो आपकी ड्रग है वो एलिमिनेट हो जाएगी यूरिन के जरिए, राइट। आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो, इट इज़ यूज़फुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ठीक है। यानी कि जो एंजाइटी है उसकी ख़राबी में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको लेने से जो गैर ज़रूरी असरात जो हमें ज़ाहिर होते हैं पेशेंट के अंदर, वो हेडेक है यानी कि सर दर्द, डिजीनेस हो जाती है, गनुद की तारी होती है और नर्वसनेस, ठीक है। यानी कि मतलब कि आप लोग कहते हो कि ना परेशानी पैदा हो जाना, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट्स को, यानी कि ऐसी अद्वियात जो कि हमारे दिमाग को जगा देती है, स्टिमुलेट करती है, तहरीक देती है हमारे सीएनएस को, राइट। आप लोग कहते हो आपके पास बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आपके ब्रेन के बहुत से हिस्सों को जो है वो स्टिमुलेट कर देती है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो पूरी तरह से पूरे के पूरे सीएनएस को स्टिमुलेट करेगी, और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि ब्रेन के या सीएनएस के किसी एक हिस्से को वो स्टिमुलेट करेंगी, ठीक है। और कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं कि कम डोज में दी जाएंगी। अगर आप लोग लो डोज में देते हो तो फिर वो किसी एक दो हिस्से पर असर करती है, और अगर तो आप लोग उसकी हाई डोज देते हो तो फिर वो आपके पूरे के पूरे सीएनएस पे वो असर दिखाती है, राइट। हम लोगों ने जिन ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, दीज आर साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं एब्यूज़ के लिए, यानी कि उनका गैर ज़रूरी इस्तेमाल या फिर उनका गलत इस्तेमाल के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं ये साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स आ जाती हैं, जिसमें कोकेन और निकोटीन आ जाती है। हेलुसिनोजेंस आ जाते हैं, जिसके अंदर एलएसडी यानी कि लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड आ जाता है। अगर आप लोग इसके साथ ये चीज़ लिख लो तो आप लोगों को बाद में याद करने में आसानी होगी कि कोकीन जो है वो इनहिबिट करता है मोनोमीन्स के रीअपटेक को, ठीक है, रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। जबकि निकोटीन जो है वो इंक्रीज कर देता है मोनोमीन्स को। कैसे इंक्रीज करता है कि वो आपके गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन करता है, इनके गैंग्लियन को वो स्टिमुलेट कर देता है और मोनोमीन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। दोनों का मकसद क्या है कि मोनोअमीन्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा देना, राइट। नंबर सेकंड, आप लोग हेलुसिनोजेंस के सामने आप लोग ये चीज़ लिख सकते हो कि सीरोटोनिन एगोनिस्ट एक्टिविटी है ये, ठीक है, जिसको आम तौर पर स्ट्रीट ड्रग का नाम दिया जाता है, यानी कि जो गलियों में बिकने वाली जो हमारे पास नशावर अद्वियात होती हैं वो एक्चुअली एलएसडी होती हैं, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड, राइट। और इसके साथ साथ ये भी हम आप इस चीज़ को नोट कर लो कि जितनी भी हमारे पास ये जो सीएनएस स्टिमुलेंट्स हैं, इनको अगर हम लोग कम खुराक में देते हैं तो ये तमाम तर काम करती हैं एज अ सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स, ठीक है। यानी कि जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है, यानी कि जो हमारा एड्रीनर्जिक सिस्टम है, ठीक है, उसको ये एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट के तौर पे ये काम करती हैं, ठीक है, हमारी जितनी भी सीएनएस स्टिमुलेंट्स हैं। तो हम लोग इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं तमाम तर वो एक्शंस जो कि हमारे एड्रीनर्जिक एक्शंस हैं या एड्रीनर्जिक सिस्टम के जितने भी एक्शंस हैं, वो चीज़ें हम लोग
इन ड्रग्स के एक्शंस में लिख सकते हैं। जैसे कि कोकेन को हम लोग पीछे भी हम लोग पढ़ कर आ चुके हैं, सॉरी निकोटीन को हम लोग पीछे पढ़ कर आ चुके हैं, ठीक है, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट में। राइट, आज की हम लोगों की ड्रग है कोकेन, ठीक है, जो कि साइकोमोटर स्टिमुलेंट है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि साइकोमोटर स्टिमुलेंट है, आपके सीएनएस को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। अगर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लिखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं दैट इट इज अ साइकोमोटर स्टिमुलेंट, और इसके साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं इट इज अ सीएनएस स्टिमुलेंट। या तो साइकोमोटर स्टिमुलेंट लिख दें या सीएनएस स्टिमुलेंट लिख दें, ठीक है। और हम कहते हैं इट इज़ वाइडली अवेलेबल, बहुत ज़्यादा ये आपके पास मुहैया होती है, और हाईली एडिक्टिव ड्रग, और ये आदत इसकी आदत भी बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत तेज़ी के साथ बन जाती है। दैट इज़ करंटली अब्यूज्ड डेली बाय मोर देन 3 मिलियन पीपल, यानी कि अगर आप लोग देखो तो 3 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको रोज़ाना की बेसिस पर जो है वो अब्यूज़ कर रहे हैं, यानी कि उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कोकेन, जिसको हम लोग कहते हैं नशावर अद्वियात जो हो जाती है, ठीक है। आप लोग कहते हो होता क्या है इसके अंदर वैसे, अच्छा पहले हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स को पढ़ लेते हैं। आप लोग कहते हो फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स में आप लोग कहते हो कि सेल्फ एडमिनिस्टर्ड बाय च्यूइंग, यानी कि आप लोग चबा सकते हो इसको, खुद से एडमिनिस्टर कर सकते हो, ले सकते हो इसे इंटरनेजली, यानी कि नाक के जरिए आप लोग इसको ले सकते हो। स्नॉर्टिंग, यानी कि आप लोग इसको सूंघ सकते हो, ठीक है, यानी कि ऐसे जैसे सांस अंदर खींच कर आप लोग इसका पाउडर जो है वो इनहेल कर सकते हो। स्मोकिंग, इसका धुआं भी इसको इनहेल कर सकते हो, और इसको आईवी इंजेक्शन यानी कि इंजेक्शन की सूरत में भी लिया जा सकता है। और हम लोग कहते हैं कि इनको इन तरह-तरह के रास्तों से लेने के बाद इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो बहुत तेज़ होता है, वेल एब्ज़ॉर्ब्ड होता है, और इसके बाद आप लोग कहते हो कि बहुत तेज़ी के साथ ये एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, जज़्ब हो जाते हैं, ठीक है? और इसका एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, यानी कि मेटाबोलाइज़ होने के बाद ये यूरिन के ज़रिए जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अगर हम लोग फार्माकोडायनामिक्स की बात करते हैं तो आप लोग कहते हो फार्माकोडायनामिक्स में मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन आ जाता है। इसके अंदर आप लोग कहते हो कि ये ड्रग्स जो होते हैं इनहिबिट करती हैं रीअपटेक ऑफ मोनोअमीन्स को। मोनोअमीन्स क्या हैं? मोनोअमीन्स आर द कलेक्शन ऑफ, या फिर कलेक्टिवली आप नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन, इन तीनों को कलेक्टिवली आप लोग मोनोअमीन्स का नाम दे रहे हो। आप लोग कहते हो इन मोनोअमीन्स के रीअपटेक को जो है वो इनहिबिट कर देती है, रोक देती है। कौन? कोकेन, ठीक है। एज ए रिजल्ट देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ दीज मोनोमीन्स, इन मोनोमीन्स की, ये जो हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इनकी इस साइनैप्स में, ठीक है, जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, विच पोटेंशिएट्स द सीएनएस, जो कि हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट कर देती है, ठीक है, पोटेंशिएट करके रखती है। फर्स्ट थिंग कि मोनोअमीन्स इज द कलेक्शन ऑफ 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन। सेकंड थिंग, ये तीनों के तीनों जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था कि आपका जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, स्टोरेज वेसिकल में महफूज हो जाते हैं, फिर ये रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद यहाँ पर ये पड़े रहते हैं, ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा होते हैं वो दोबारा से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, रीअपटेक हो जाता है। लेकिन हमारा कोकेन क्या करेगा, ये इसको दोबारा से ऊपर नहीं जाने देता, इनकी मिकदार को यहीं पर ही बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की मिकदार बढ़ जाती है, और फिर वो हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है, यानी कि सीएनएस जो है वो जाग जाता है। ये चीज़ हो गई। अब हम लोग बात करते हैं थेराप्यूटिक एक्शंस की, तो आप कहते हो सीएनएस जो है, सीएनएस पर क्या असर होता है, कहते हैं पावरफुल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, स्टिमुलेशन होती है आपके ब्रेन की, सीएनएस की, दैट कॉजेज ट्रेमर्स एंड कन्वल्जन्स, जो कि आपकी बॉडी आपके अंदर ट्रेमर्स पैदा करती है और कन्वल्जन्स पैदा करती है, ठीक है, यानी कि दौरे, जैसे आप लोग कहते हो कि लाइक कन्वल्जन्स, दौरे पैदा करना, ठीक है। फिर आप कहते हो हाइपरथर्मिया, इट माइट इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि आपकी बॉडी का जो दर्जा हरारत है उसको भी बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्यों? क्योंकि ये आपके दिमाग में एक रिसेप्टर, या फिर आप लोग कहते हो एक सेंटर, जिसको आप लोग नाम देते हो हाइपोथैलेमस, ठीक है। आपके बॉडी, आपके ब्रेन के अंदर एक सेंटर मौजूद है जिसे आप लोग नाम दे रहे हो हाइपोथैलेमस का, जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये जो कोकेन है ये क्या करता है, आपके इस हाइपोथैलेमस को जो है वो जाकर डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस को, ठीक है, हाइपोथैलेमस को जाकर ये डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है,
ये चीज़ हो गई। फिर आप लोग कहते हो इसको कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो? तो आप लोग कहते हो इट हैज़ लोकल एनेस्थेटिक एक्शन, उसका लोकल एनेस्थेटिक एक्शन होता है, यानी कि एक जगह को जो है वो सुन्न कर देना, ठीक है? यानी कि बेहिस कर देना। एंड यूज्ड, सुन्न नहीं करना मतलब कि बेहिस कर देना उस जगह को। एंड यूज्ड एज़ टॉपिकली एनेस्थेटिक, और आप लोग टॉपिकली भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट के लिए फॉर नोज़, आइज़, ईयर्स एंड थ्रोट सर्जरी, ठीक है? इट इज़ द ओनली लोकल एनेस्थेटिक दैट माइट कॉज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करता है। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या? सपोज आप लोग कहते हो आपने हाथ के इस हिस्से में इसको लगाया था, ठीक है? तो ये क्या करेगा कि इर्द गिर्द की तमाम तर जितनी भी आपकी वेसल्स हैं उनको ये तंग कर देता है, जिसकी वजह से आपकी दवा जो है वो बाहर नहीं जा पाती, इसी जगह में रहेगी और ज़्यादा टाइम के लिए असर दिखाएगी, राइट? ये हो गया कि वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट दिखाती है, ठीक है? ये वाहिद ऐसी लोकल एनेस्थेटिक है। इसके बाद आप लोग बात करते हो कि एडवर्स इफेक्ट्स, एंजाइटी, यानी कि बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जो है ये आपके दिमाग को जोश में ले आती है, स्टिमुलेट कर देती है। देन डिप्रेशन, डिप्रेशन कर देती है ये इसकी एक और मैकेनिज्म है, इसको भी मैं आपको बताती हूँ। ये होता कैसे है? आप कहते हो कम खुराक में देते हो, लो डोज में देते हो तो एंजाइटी पैदा करता है, जबकि हाई डोज में देते हो तो ये डिप्रेशन पैदा करता है। इसके साथ साथ ये सीजर्स, यानी कि आप लोगों ने भी बात की कि दौरे पड़ना, ठीक है, जैसे ट्रेमर्स होना, और फिर आप कहते हो कार्डियक अरिथमियाज, यानी कि कार्डियक हार्ट अरिथमियाज, यानी कि रिदम का ऊंच नीच हो जाना, यानी कि कम ज्यादा होना, डिस्टर्बेंस ऑफ द हार्ट बीट, ठीक ठीक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये डिप्रेशन के तौर पर कैसे हम लोग कह सकते हैं, जबकि जो कोकेन है वो तो हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। आप लोग कहते हो कि ये जो आप लोगों का कोकेन है, आप लोग जब कोई इंसान अगर इसको लेगा तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा कि आपके जो मोनोअमीन्स यहाँ पर जो स्टोरेज वेसिकल में जो महफूज हैं, ठीक है, मैंने अभी कहा कि इनको आप लोग मोनोअमीन्स का नाम देते हो, कलेक्टिवली इनको मोनोअमीन्स कह रहे हो, जिसके अंदर सीरोटोनिन, डोपामीन और नॉर एपिनेफ्रिन आ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने कहा कि ये स्टोरेज वेसिकल के अंदर महफूज हो जाते हैं और फिर कैल्शियम के अंदर आने पर ये जो है ये सारे सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आके अपने रिस्पेक्टिव जो भी उसका मेन सोर्स, अभी हम लोग बात करें सिर्फ इसकी, कि आप लोग कहते हो कि अपने रिस्पेक्टिव जो इसका रिसेप्टर है उसके ऊपर आकर ये मीन बाइंड हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये कहा कि जब कभी हम लोग कोकेन देंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो भर जाते हैं। अब जितने ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर होंगे उसके लिए उतने ही ज़्यादा रिसेप्टर्स बना लेगा हमारी मेम्ब्रेन, ठीक है। जो रिसीविंग मेम्ब्रेन है वो उतनी ही ज़्यादा रिसेप्टर्स बना लेगी। एज फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात करते हैं कि जितने ज़्यादा सवार होंगे, यानी कि जितने ज़्यादा मुसाफिर होंगे उतनी ज़्यादा बसेस आ जाएंगी, ठीक है। पहले बस स्टॉप पे थोड़े थोड़े पैसेंजर थे, थोड़े मुसाफिर थे, तो आपके पास सिर्फ एक था, ठीक है। आप लोग बाकियों को कंसीडर नहीं करो, सिर्फ एक की बात करो। आप कहते हो कि सिर्फ एक आपके पास बस थी क्योंकि आपके पास पैसेंजर ज़्यादा नहीं थे। अब आपके पास बहुत सारे मुसाफिर आ गए हैं, तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने और बसेस बना ली, ठीक है, वहाँ पे हायर कर ली। फिर आप लोग क्या करते हो, जब कभी इंसान जो है वो कोकेन को लेते-लेते, ठीक है, पहले आदत बना ली अपनी, हैबिचुअल हो गया, और उसके बाद यकदम अगर उसने कोकेन को छोड़ दिया तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स आएँगे हमारे इस साइनैप्स के अंदर, तो ठीक है, तो वो क्या होंगे कि वो कम मिकदार में होंगे, हमारे पास रिसेप्टर्स खाली रह जाएँगे, ठीक है, और हमारे यहाँ पर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो पहले ज़्यादा थे, अब वो ज़्यादा नहीं रहेंगे। वो गिनती के आएँगे जो कि आपके इस दिए गए सिर्फ़ जो एक नेचुरली था, उसके अंदर जो होगी बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो हमारे रिसेप्टर्स होंगे वो खाली होंगे। अब उनको जब न्यूरोट्रांसमीटर नहीं मिलेगा, यानी कि वो खाली रहेंगे, तो क्या होगा कि हमारा सीएनएस जो है वो डिप्रेशन की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, राइट। इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं कि आप लोग कहते हो क्रॉनिक इनटेक ऑफ कोकेन डिप्लीट्स डोपामीन एंड दिस डिप्लीशन ट्रिगर्स क्रेविंग फॉर द कोकेन। एक तो ये कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा कोकेन लेते हैं तो ये क्या करता है, हमारे डोपामीन की कमी कर देता है, और इसकी कमी जो है वो हमारे अंदर क्रेविंग्स पैदा करती है, यानी कि भूख पैदा करती है। आप लोगों ने देखा होगा जो कोई भी ये जो नशावर चीज़ें लेते हैं उन लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। सेकंड थिंग, आप लोग कहते हो जब कभी कोकेन या निकोटीन ली जाती है, इज टेकन
कॉन्टिन्यूअसली, अगर आप लोग उसको कॉन्टिन्यूअसली ले रहे हो, लगातार ले रहे हो और इन लार्ज डोज या फिर उसको ज़्यादा खुराक में लेते हो, देन दिस रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स डिसेंसिटाइज, तो हमारे जो रिस्पेक्टिव जो मुतल्लिका रिसेप्टर्स हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं एंड मे मल्टीप्लाई इनटू सेवरल रिसेप्टर्स। ठीक है, पहले आप लोगों ने कहा कि सिर्फ एक था आपके पास, अब आप लोगों के पास बहुत सारे आ गए। वो एक जो था ना वो नकारा हो गया है, ठीक है, क्योंकि आपके पास न्यूरो बहुत सारे थे अब बाइंड होने वाले। तो आपके पास जो एक था ना रिसेप्टर, वो आपके पास काम करना छोड़ गया। तो आप लोगों ने क्या किया, बहुत सारे मल्टीप्लाई कर लिया अपने रिसेप्टर्स को, ताकि जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं वो बासानी अपने अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर जाएं। ठीक है, लेकिन देन देयर विल बी डिप्लीशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामिन इन कोकेन केस, एसिटाइलकोलिन इन निकोटीन एंड सेरोटोनिन इन एलएसडी केस मेनली। लेकिन उसके बाद फिर क्या कर दो, जब आप लोगों ने कोकेन लेना छोड़ दिया तो क्या हुआ कि आपके जो बाकी रिसेप्टर्स थे वो खाली पड़े रहे, जो न्यूरोट्रांसमीटर आया वो इस अपने रिस्पेक्टिव उसके ऊपर जाके लग गया। ठीक है, अब वो जो बाकी खाली पड़े रहे तो वो अपना असर दिखाएंगे और क्या होगा कि आपका सीएनएस जो है वो डिप्रेशन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। आज की ड्रग यहीं तक ही। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आए देन काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।